हेलो फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एनिमल रिप्रोडक्शन और एनिमल किस प्रकार रिप्रोड्यूस करते हैं। जितने भी प्रकार के समस्त प्रकार के प्राणी जंतु हैं जो हमारे संसार में पाए जाते हैं, उनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिएगा, एनिमल रिप्रोडक्शन में जो जंतु प्रजनन करते हैं ये दो प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली अर्थात अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ये हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारे जो हिंदी मीडियम के हमारे साथी हैं वो कंफ्यूज ना हो। तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं लैंगिक जनन। तो हमारे यहाँ जो जंतु हैं हमारे संसार में वो अलैंगिक जनन और लैंगिक दो प्रकार से जनन करते हैं। और पहला है अलैंगिक जनन। इसको हम सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कह देते हैं। देखिए, अगर कोई एक पेरेंट यानी कि एक जनक, अगर एक जनक नए जीव का निर्माण करता है और वो भी कैसे, बिना गैमीट फॉर्मेशन के, यानी कि विदाउट गैमीट्स फॉर्मेशन। देखिए, जब कोई जनक, समझ लीजिएगा, जब कोई जनक या कोई भी पेरेंट अगर नए जीवधारी का निर्माण करता है और वो भी बिना युग्मकों के निर्माण के, और जब युग्मक नहीं बनेंगे तो युग्मक जुड़ेंगे भी नहीं। अगर युग्मक जुड़ जाएंगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इस रिप्रोडक्शन को सोमेटोजेनिक कहते हैं, यानी कि दैहिक भी है। ये शरीर के किसी भी हिस्से से, किसी भी पार्ट से नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सोमेटोजेनिक या अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। देखिए, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, इसके कौन कौन से प्रकार हैं जो एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। तो पहला होगा, देखिए, बाइनरी फिशन। इसको हम हिंदी में द्विविभाजन कहते हैं। बाइनरी फिशन। देखिए, बाइनरी फिशन जो है ये किन किन जीवधारियों में देखने को मिलता है। अमीबा में, पैरामीशियम में, युगलिना में आदि और भी जीवधारी हैं जिनमें बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। तो देखिए, अमीबा में किस प्रकार होता है। अमीबा का जो शेप है वो इरेगुलर तो होता ही है। अमीबा में ये जो बाइनरी फिशन है, बाइनरी फिशन का मतलब है किसी भी जीवधारी का दो भागों में बट जाना। अगर कोई जीवधारी अपने दो भागों में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। मान लीजिए ये पेन भी है, अगर ये दो भागों में बट जाए, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा, तो प्रत्येक टुकड़े से अगर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाए तो ये वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी, अलैंगिक जनन की बाइनरी फिशन। तो देखिए, इसमें इरेगुलरी किसी भी तल पर, यानी कि विभाजन जो है अमीबा में किसी भी तल पर हो सकता है। इसके न्यूक्लियस का बंटवारा हो जाएगा और किसी भी तल पर हो जाएगा और इससे दो डॉटर अमीबा बन जाएंगे। दो जो डॉटर अमीबा बन जाएंगे तो इस प्रकार का विभाजन बाइनरी फिशन कहलाएगा। तो अमीबा में ये कैसा होता है बाइनरी फिशन, इरेगुलर होता है, अनियमित होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें जो डिवीजन है किसी भी तल पर हो सकता है।
किसी भी तल पर हो सकता है। इसीलिए अमीबा के बाइनरी फिशन को क्या कहते हैं? अनियमित बाइनरी या द्विविभाजन। अनियमित बाइनरी फिशन, इरेगुलर बाइनरी फिशन या अनियमित द्विविभाजन। अब देखिए नेक्स्ट है बाइनरी फिशन का पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम का जो आकृति होती है शू शेप होती है और इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। बड़े केंद्रक को मेगा न्यूक्लियस कहते हैं और छोटे केंद्रक को माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। अब देखिए अगर मेगा न्यूक्लियस में, माइक्रो न्यूक्लियस में तो माइटोसिस होता है यानी कि समसूत्री विभाजन होता है और मेगा न्यूक्लियस में एमाइटोसिस होता है यानी कि दो केंद्रक पाए जाते हैं पैरामीशियम में। जो पैरामीशियम की शेप आप लोगों ने देखी होगी, तो पैरामीशियम में मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस दोनों में बंटवारा होगा, लेकिन मेगा न्यूक्लियस में क्या होगा? एमाइटोसिस यानी असूत्री विभाजन, और माइक्रो न्यूक्लियस में क्या होता है? सूत्री यानी कि समसूत्री विभाजन। और इस प्रकार ये जो पैरामीशियम की जो कोशिका है ये दो भागों में बंट जाती है। फिर से दो डॉटर अमीबा बन जाते, दो डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे कि पैरामीशियम में भी द्विविभाजन देखने को मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए पैरामीशियम में बाइनरी फिशन एक बार पुनः बताते हैं, उसमें चित्र में ठीक से नहीं आ पाया तो हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है? शू शेप होती है और इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। मेगा न्यूक्लियस में एमाइटोसिस होती है, असूत्री विभाजन, और माइक्रो न्यूक्लियस में माइटोसिस होती है यानी कि समसूत्री विभाजन। इस प्रकार ये पैरामीशियम अपने दो भागों में बंट जाता है और इस प्रकार दो डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं। तो ये बाइनरी फिशन पैरामीशियम में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है यूग्लिना में। देखिए यूग्लिना की आकृति आप लोगों ने देखी है, एक फ्लैजिला होता है और इसका जो केंद्रक है, देखिए ये लंबाई में, इसमें जो डिवीजन होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन अर्थात उदग्र या अनुदैर्ध्य विभाजन, इसको हम उदग्र या अनुदैर्ध्य विभाजन भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है? ये लंबाई में बंटता है और दो भागों में ये बंट जाता है और इसका केंद्रक भी दो भागों में बंट जाता है। तो इस प्रकार का विभाजन या लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन जो है वो यूग्लिना में देखने को मिलता है और ये पैरामीशियम में दो प्रकार के केंद्रकों में इस प्रकार का द्विविभाजन देखने को मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट हम आप लोगों को बताते हैं अगला विभाजन। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का मतलब है कि कोई भी कोशिका, देखिए ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में पाया जाता है मल्टीपल फिशन। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है? मलेरिया परजीवी होता है। मलेरिया कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहते हैं। और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये इस प्रकार इसकी संरचना होती है, ऊपर से थोड़ा सा नुकीला होता है ऊपर का, और इसमें आभासी स्यूडोपोडियम पाया जाता है एक सिंगल। और देखिए इसकी जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है
ये मल्टी न्यूक्लिएटेड संरचना में इसका केंद्रक बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण कर देता है। इसके अंदर क्या होगा, इसका केंद्रक बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा बहुत ज्यादा बार, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड्स मैनी टाइम्स, यानी कि अनेक बार विभाजित होकर बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लेगा अपनी सेल के अंदर ही। और प्रत्येक न्यूक्लियाई उसके बाद ये जो प्रत्येक न्यूक्लियाई है अपने चारों ओर, ये जो न्यूक्लियस है अपने चारों ओर साइटोप्लाज्म कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद क्या करता है, साइटोप्लाज्म कलेक्ट कर लेता है और इससे इसके चारों तरफ एक झिल्ली बन जाती है। ये इस प्रकार की लेयर बन जाती है। तो इस प्रकार इसके अंदर जो प्रत्येक न्यूक्लियाई से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जिसको हम स्यूडोस्पोर, इसको हम स्यूडोस्पोर कह देते हैं। और ये स्यूडोस्पोर फिर डेवलप होकर, विकसित होकर न्यू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की सेल का निर्माण करता है, नए परजीवी का निर्माण करता है। इस प्रकार ये मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में। अब आता है नेक्स्ट, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एनिमल्स में विधि है, जिसको कहते हैं हम प्लाज्मोटोमी। देखिए, प्लाज्मोटोमी जो है ये ओपेलाइना में देखने को मिलती है। ओपेलाइना जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हमें ये देखने को मिलता है। ये जो ओपेलाइना का जो सेल होती है, ओपेलाइना की जो कोशिका होती है, इसका जो केंद्रक है एक नहीं होता, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जीव है। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें पहले से ही बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि बहुकेंद्रकीय होता है, जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, उसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं बिना न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब डिवाइड्स मैनी टाइम्स। ये बहुत बार विभाजित होता है विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें कोई भी न्यूक्लियर डिवीजन नहीं पाया जाता, विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। अब प्रत्येक बहुत सारे भागों में बढ़ जाएगा इस तरह से, और प्रत्येक भाग से अब इसमें न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता, न्यूक्लियाई का कहीं डिवीजन नहीं हुआ, और प्रत्येक सेगमेंट से एक नए ओपेलाइना का निर्माण हो जाएगा, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। और इसको हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं, जहां पे कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बिना न्यूक्लियर डिवीजन के अपने अनेक भागों में बंट जाती है और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण हो जाता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, अगला प्रकार है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग। बडिंग में कोई भी जीव कुछ बड्स बनाता है, अपने शरीर के ऊपर भी बना सकता है, शरीर के अंदर भी बना सकता है। तो जो बड्स बन जाती हैं और वो बड्स फिर शरीर से अलग हो जाती हैं और उनसे नए जीवधारी का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। ये देखने को मिलती है बडिंग या मुकुलन हाइड्रा में और स्पंजिस में। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हाइड्रा है ये जीव, और हाइड्रा में कोई बड डेवलप होगी, ये बड निकली। हाइड्रा में भी ऐसा होता है, स्पंजिस में भी होता है। स्पंज होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और ये बड फिर इस हाइड्रा के इस जीव से अलग हो जाएगी और यही बड क्या होगी, नए हाइड्रा या नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है।
तो इस प्रकार यानी कि शरीर पर कोई बड, कलिका या मुकुल उत्पन्न हुआ जो शरीर से अलग हो जाएगा और फिर विकसित होकर नए जीवधारी का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है, हाँ, इससे हम एक बात और बता दें, ये जो बडिंग है ये वास्तव में दो प्रकार की होती है। अगर बडिंग शरीर से बाहर हो, शरीर के बाहर होती है, जैसे हाइड्रा में आपको देखने को मिल रही है, तो इसको हम एक्सोजीनस बडिंग कहते हैं। एक्सोजीनस बडिंग कहते हैं। और अगर यही बडिंग शरीर के अंदर हो, शरीर के अंदर हो, जैसे कि इस पंजों में जैम्यूल बनते हैं। शरीर के अंदर क्या बनते हैं? जैम्यूल। जैम्यूल एक स्ट्रक्चर होती है जो इस पंजों में शरीर के अंदर बन जाती है। फिर वो जैम्यूल नए स्पंज का निर्माण कर देता है और फिर जैम्यूल से न्यू स्पंज या नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है। तो हम इस प्रकार की बडिंग को एंडोजीनस बडिंग कहते हैं। इनको ध्यान रखिएगा आप। तो बडिंग कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की बडिंग हुई। उसके बाद आता है रीजनरेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट तरीका रीजनरेशन, जिसको हम हिंदी में पुनर्जनन कहते हैं। पुनर्जनन, रीजनरेशन, ये फ्रैगमेंटेशन की तरह होता है कि जिस प्रकार शरीर कई टुकड़ों में बंट जाता है और प्रत्येक टुकड़े से नए जीवधारी का निर्माण होता है, तो इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। ये जो रीजनरेशन है हाइड्रा में, प्लेनेरिया में और स्टारफिश में देखने को मिलता है। हाइड्रा में, प्लेनेरिया में और स्टारफिश में रीजनरेशन देखने को मिलता है। इसमें शरीर का कोई टुकड़ा अपने आप विकसित होकर, यानी कि अगर शरीर कई भागों में बंट जाए तो प्रत्येक टुकड़ा जो है वो नए जीवधारी का निर्माण कर सकता है। इसमें कैसे होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिवाइड्स इन सेगमेंट्स। ये सेगमेंट्स में यानी कि कई हिस्सों में बंट जाएगा और प्रत्येक सेगमेंट से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्राणी यानी कि जंतु कितने प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं। कल हम जंतुओं में लैंगिक जनन की चर्चा करेंगे और उसके बाद सीधे ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव प्रजनन पर आएंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।